हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शेड्यूल कास्ट जाति एवं जनजाति से संबंधित उनकी समस्याओं के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप टेलीग्राम पर डेली क्विज करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान, नेहरू समिति या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, साइमन कमीशन। तो सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा 1927 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग दलितों या शूद्रों के लिए किया गया था और बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1940 में, 1935 में, 1947 में या 1952 में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1935 में इसे भारत सरकार अधिनियम द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? 1932 में, 1930 में, 1935 में या 1931 में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए, 1932 में अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित किया गया कि जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए अलग निर्वाचन की मांग भी रखी। 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अंतर्गत जो है पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। अंबेडकर जी इसके समर्थक थे, किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी का मानना क्या था कि इस अधिनियम से हिंदू समाज का विघटन होगा। अंततः सितंबर 1932 में अंबेडकर एवं गांधी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें सामान्य हिंदू वर्ग के भीतर आरक्षण देने की बात या सहमति की गई थी। अगला है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420 या 429? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1935 में जो भारत अधिनियम 1935 के तहत यह सूची निकाली गई थी, उनमें 429 अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया था? GS घुरिये, HS रिजले, JH हट्टन या MN श्रीनिवास? तो राइट आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत जाति का जो पद का प्रयोग किया था अनुसूचित जातियों के लिए वह JH हट्टन ने किया था। अगला है, 1931 के जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस शब्द से संबोधित किया है? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति, अछूत जाति? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, बहिष्कृत या बाहरी जाति कहकर संबोधित किया था अस्पृश्य जातियों को किसने? JH हट्टन ने। अगला है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, राष्ट्र जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां या आर्थिक रूप से कमजोर समाज में कमजोर वर्ग? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, अनुसूचित जाति के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिसे राष्ट्रपति आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है? तो अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी जाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित कर सकता है। अगला है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? रिवर्स, BK रायवर्मन, LP विद्यार्थी या SK श्रीवास्तव? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा रिवर्स। रिवर्स ने टोटा आदिम जनजाति का अध्ययन किया और कभी इन्होंने किया? तो 1904 में इन्होंने जो 1904 में भारत आए और 1906 में यह अध्ययन
टोटा करके इन्होंने मोनोग्राफ एक प्रकाशित किया था। तो टोटा जनजाति जो है नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका के बेदा जनजाति का अध्ययन करके अपनी पुस्तक का प्रकाशन जो है 1911 में किया था। तो रिवर्स टोडा और वेड्डा जनजाति का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, टोडा की श्रेणी है औपचारिक समाज, पारंपरिक समाज, आदिम समाज या स्वच्छंद समाज। तो टोडा की जो श्रेणी है वह आदिम समाज की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न पढ़ने में चूक हो जाती है नहीं शब्द से। कई कारण हम भी एग्ज़ाम दिया करते थे तो हमारा भी इसमें बहुत सा गलत हो जाता कि हम नहीं शब्द को छोड़ देते थे, आधे प्रश्न पढ़ के उत्तर दे, जिससे गलत हो जाता था। तो आप प्रश्न को पूर्णतया सही से देखकर पढ़ेंगे जिससे आपका गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाए। तो टोडा, कोदा, नायर या गोंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा गोंड। गोंड जो जनजाति है इसमें बहुपति प्रथा नहीं पाई जाती है। तो टोडा, कोटा, खस। टोडा, कोटा, नायर और खस के अलावा होता है केरल के टियान, कोट, इन सभी को जो है बहुपति प्रथा पाई जाती है। अगला है, भारत के जौनसार, बाबर, खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो ऊपर हमने अभी बताया कि जो खस जनजाति है उसमें बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला है, नायर कौन है। एक जाति, एक जनजाति, एक मुस्लिम समुदाय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नायर एक जनजाति है। अगला है, किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का चलन होता है। थारू, गोंड, टोडा, भील। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टोडा। टोडा जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का चलन होता है और इन्होंने ये जो है ना अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो इसका जो अध्ययन किया था, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया, रिवर्स ने। अपने अध्ययन में भातृक बहुपति विवाह की चर्चा इन्होंने की है और कहा है कि किसी भी पुरुष के विवाह के बाद उसके किसी भी भाई का जन्म हो तब इतने छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति माना जाता है। अगर स्त्री के विवाह के पश्चात भी उसका कोई भाई पैदा होता है तो उसे भी उसका पति माना जाता था। लेकिन इन जनजातियों में पितृत्व का निर्धारण सांस्कृतिक रूप से होता था। पत्नी के गर्भवती होने पर कोई एक भाई, ये भी पूछा जाता है क्या, पुरसुत पीमी। पुरसुत पीमी संस्कार एक होता है, इनमें संस्कार पूरा किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत पत्नी का कोई एक पति पत्नी को धनुष और बाण देकर बच्चे का सामाजिक पिता होने की घोषणा करता है। तो पुरसुत पीमी जो संस्कार होता है इसके अंतर्गत एक पति जो कई पति रहते हैं, अर्थात भातृक बहुपति विवाह है तो उसमें कई पति रहते हैं, लेकिन जो पति पत्नी को धनुष और बाण देता है वही उस बच्चे का सामाजिक पिता होता है। खस जनजाति में भी भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला है, सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। कुकी, थारू, बिरहोर या भोटिया। तो जो राइट आंसर हो जाए कि सेवा विवाह का जो प्रचलन है वह बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब जो वर होता है वह कन्या मूल्य नहीं चुका पाता है तो वह अपने ससुर के घर जाकर तब तक उनकी सेवा करता है जब तक कि कन्या मूल्य चुकता नहीं हो जाता है। तो यह पद्धति गोंड, बिरहोर, बैगा और खस जनजातियों में पाई जाती है। विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका।
दक्षिणी अफ्रीका की जो धोंगा और बाटू जनजातियां हैं, धोंगा और बाटू जनजातियों में सर्वाधिक वधु मूल्य देने की प्रथा है। और यहाँ वहाँ पे वधु मूल्य को क्या बोलेंगे? ला बोला। तो यह शब्द याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि ला बोला क्या चीज़ है, तो ला बोला कहा जाता है। इसमें जो है संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत लाबोला को एकत्र किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य नहीं बल्कि उनके निकटतम रिश्तेदारों से भी सहायता प्राप्त करता है। अर्थात जो लाबोला होता है या वधु मूल्य होता है, उसे देने के लिए व्यक्ति अपने परिवार से ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी जो वस्तुएं दी जाती हैं उससे लेकर वधु मूल्य या लाबोला वधु को चुकाता है, वधु पक्ष को। अगला है गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, नागा, कुकी या भील। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वह होगा डी, भील। तो जनजातीय समाज में शारीरिक शक्ति का बहुत महत्व होता है। तो गोल गधेड़ों जो है एक विवाह की विशेषता प्रथा पाई जाती है। इसमें जो है इच्छुक युवक और युवतियाँ भाग लेते हैं जिनका विवाह होना होता है, और एक बांस के पे गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है, जिसके चारों तरफ लड़कियां जो कन्याएं होती हैं वह नृत्य करती हैं गोला बनाकर, जिसे जो वर या वो इच्छुक नवयुवक होते हैं विवाह के लिए, तो वह उस नारियल और गुड़ को पाने के लिए चेष्टा करते हैं। इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और जो लड़का या नवयुवक गुड़ और नारियल को उतार लेता है तो वह उस पूरे समूह में जो लड़कियां यहाँ पर नृत्य कर रही होती हैं उन समूह में से किसी से भी विवाह करने का अधिकार रखता है। थारू जनजाति जो है उसमें अनादर विवाह प्रमुखता पाया जाता है, और नागा में हरण विवाह पाया जाता है, और कुकी जो है जनजाति में परिविच्छा विवाह भी प्रचलित है। अगला है भारत के कुछ जनजातियों में से किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के का अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे कहते हैं परिविच्छा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या शक्ति विवाह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाए परीक्षण विवाह। क्या होगा? जब भारत में कुछ जनजातियाँ किसी लड़की से विवाह के लिए कुछ अपने शक्ति को सिद्ध करने के लिए कुछ परीक्षाएं देते हैं, तो उन्हें परीक्षण विवाह कहा जाता है। अगला, युवा गृह का मुख्य उद्देश्य है यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना या उत्तरदायित्वों की सहभागिता होना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे होगा युवा गृह का मुख्य उद्देश्य होता है जो है उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। बाकी तो यह सभी युवा गृह के विशेषताओं के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक होता है कि व्यक्ति का समाज में जो उत्तरदायित्व है वह किस प्रकार से निर्वहन करेगा उसे सिखाया जाता है। उसके बाद यौन शिक्षा मिलती है, वहाँ पे मनोरंजन किस्से कहानियों के माध्यम से, और साथ रहने की भावना का भी विकास किया जाता है। अगला है निम्नांकित में से कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है? अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी, महिला भ्रूण हत्या एक शिक्षित समाज की विशेषता में शामिल किया जाता है, खास करके नगरीय समाज, और आजकल के समय में यह अधिक देखा जाता है, लेकिन जनजातियों में यह नहीं देखा जाता। तो जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास होना आदि जो है इनकी समस्याओं के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा या केरल में नायरों द्वारा। तो मातृसत्तात्मक परिवार की जो प्रथा मानी जाती है वह केरल के नायरों में पाई जाती है। यहाँ पे जो होता है सर्वाधिक अधिकार जिसके पास होता है वह स्त्रियों के पास होता है।
अगला है नीचे उल्लेखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशी है? खारिया, टोडा, खासी, संथाल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, खासी। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो गारो, खासी, नायर, ये सब जो है मातृसत्तात्मक या मातृवंशी जनजातियाँ हैं। तारवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, उड़ीसा। तो राइट आंसर जी हो जाएगा बी। केरल के मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाया जाता है और इस परिवार को तारवाड़ कहते हैं। तारवाड़ में जो होता है वंश का नाम माँ के नाम से चलता है, अर्थात मातृसत्तात्मक या होता ही है। और इसमें परिवार का जो कर्ता धर्ता होती है उस परिवार की सबसे बूढ़ी स्त्री होती है, जिससे कर्णावती कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति या संजाति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सी, जनजाति जो है स्थानीय समूह के रूप में देखा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भील, संथाल, गुर्जर या हो। तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर को भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं माना गया है। इसे जाति के रूप में देखा जाता है, जो कि राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं। अगला है भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560 या 439। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 560। भारत में 560 जनजातियां, जबकि वर्तमान में जनजातियों की कुल संख्या बढ़कर 749 है। और जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पर है? पहले मध्य प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान समय में जो है 62 जनजातियाँ जो है उड़ीसा में पाई जाती हैं। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का परामर्श किसने दिया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वेरियल एल्मिन या डी.एन. मजूमदार। तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का जो प्रयोग करने का परामर्श दिया है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। बेरियल ने कहा है कि जो बेरियल एल्मिन जो थे उन्होंने आदिवासी बोलियों के लिए नई लिपि का विकास की बात कही, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इन्हें देवनागरी लिपि का प्रयोग करने के लिए परामर्श या सलाह दी कि उन्हें देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए। और आज के समय में बहुत से आदिवासी देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? बोडा, भील, कमार या कोंद। तो राइट आंसर सी हो जाएगा एस.सी. दुबे जिन्होंने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली जो है कमार जनजाति का अध्ययन किया है। अगला है किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मैलिनोवस्की, क्रोबर, आर ब्राउन या बेनेडिक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोबर। क्रोबर ने जनजातियों की समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के संस्वर्ग वर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकांकीपन, सामुदायिक आकार, पिछड़ापन या विशिष्ट संस्कृति। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामुदायिक आकार जो है किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए निर्धारक तत्व नहीं है। अगला है निम्नांकित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया है? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, एन.के. बोस या बेरियर वेल्गिन। तो राइट आंसर हो जाएगा वेरियल एल्गिन। तो एल्विन ने जो है मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का अध्ययन
किया था, जिसमें उन्होंने बैगा जनजातियों के बीच रहकर अपना जो है मोनोग्राफ वह है बैगा नाम से प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि जो जनजातियां हैं इनकी संस्कृति को संरक्षण के लिए इन्हें राष्ट्रीय उपवन अर्थात अलग रहने का सुझाव दिया है। अलग रहकर उन्हें उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाता है, ऐसा सुझाव बेरियल एल्विन करते हैं। अगला है, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधित व्यवस्था की वकालत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेरियल एल्विन। अगला, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति या पिछड़े हिंदू। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा होगा पिछड़े हिंदू। घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। उन्होंने कहा ऐतिहासिक प्रमाण से यह स्पष्ट मिलता है कि अधिकांश जो जनजातियां हैं वह हिंदू धर्म को मानती हैं, इसीलिए यह हिंदू समाज का अंग है, जो कि हिंदू समाज के से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पिछड़े हिंदू इन्होंने कहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।